जो है वायु। बच्चों पिछली क्लास में भी शायद मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो पृथ्वी का गोला है, गोले के ऊपर हम रहते हैं और उसके चारों तरफ वायु का एक कवर बना, ठीक है, एक आवरण है, ढकी हुई है वायु से, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सांस लेते हैं। ये जो वायु हमारे चारों तरफ है, जानते हैं इसमें कौन कौन सी मुख्य रूप से गैसें हैं? इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं। इसमें 78% तो नाइट्रोजन ही और लगभग 21% ऑक्सीजन है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 99 बनेगा। बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें आती है। ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लिए जरूरी है। हम जो सांस लेते हैं तो वायु हमारे फेफड़ों में भर जाती है और ऑक्सीजन उसमें से ले ली जाती है, बाकी गैसों को हम वापस बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इस वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना है। हम चाहेंगे कि जो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है ये कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कम होने लगा तो बाकी कैसे बढ़ेंगे? प्रदूषण बढ़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वाहनों से निकलने वाला धुआं, इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं जो हमें बीमार करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो वायु की गुणवत्ता को हमें बनाए रखना है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि बिना वायु के 1 सेकंड भी जीना बड़ा मुश्किल, ठीक है। लेकिन हम जो दहन का जलना, जंगलों में आग लगना और वाहनों का प्रदूषण इस वायु को प्रदूषित कर रहा है, हम उसे कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं ताकि वायु की गुणवत्ता पहले के जैसी ही बनी रहे, ठीक है ना। और पौधे जो है वो वायु को शुद्ध करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए। जितने अधिक से अधिक पौधे होंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। पौधे हमारे लिए बहुत तरीके से लाभकारी हैं। लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगने चाहिए। अब जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की क्या भूमिका है? तो बच्चों, वायुमंडल पृथ्वी को कंबल के समान ढके हुए है तथा वायु ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता, कुचालक। अतः वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। ताप कम नहीं होने देता है वायुमंडल, वरना बहुत ठंड पड़ने लगेगी। अगर ऊष्मा निकल गई बाहर इसमें से बहुत ठंड पड़ेगी, ठीक है। वायुमंडल दिन में ताप को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात में अचानक घटने से ही रोकता है। रात में ज़्यादा ठंड भी नहीं देता है वायुमंडल और न दिन में ज़्यादा गर्मी होने देता है, ठीक है। चंद्रमा की दूरी सूर्य से लगभग उतनी ही है जितनी पृथ्वी है, लेकिन चंद्रमा जो होता है उस पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात में बहुत ज़्यादा हम नहीं रह पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ठंडा बच्चों, ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा, हमारा खून भी बर्फ बन जाएगा वहाँ जाकर। कुछ देर ही हम जिंदा रह पाएंगे। पहली बात तो वायुमंडल नहीं है, तो जैसे वहाँ जाओगे वायुमंडल में हमारे जो खून जो बह रहा है नसों को उसको रोके हुआ है, वहाँ जाते ही छोटी छोटी नसें तो फट जाएंगी, खून निकलने लगेगा बाहर और वायु नहीं मिलेगी तो वैसे मर जाएंगे। तो वायु नहीं है वहाँ। चंद्रमा हमारे रहने लायक इतना आसान नहीं। तो चंद्रमा पर आप देखते हैं कि माइनस का 190 डिग्री सेल्सियस होता है, -190। पृथ्वी पर तो ऐसा कहीं भी नहीं। और
110 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है। 110, जिस पर पानी उबलने लग जाएगा। तो वहाँ पे पानी कैसे उबलेगा? जब वो अपने आप ही उबलने लग जाएगा, इतना तापमान वहाँ हो जाता है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी पर ये वायुमंडल ना होता तो जीवन भी संभव ना होता। ठीक है, इसके बाद वायु की गति। वायु जो है गति करती है। वायु की गति जिसे हम कहते हैं पवन, हवा कहते हैं ना। जब वायु गति करती है तो कहते हैं ना हवा चल रही है। हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को बहने वाले ठंडे समीर यानी हवा से राहत महसूस करते हैं। कभी कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के बाद वर्षा होती है। उसका कारण भी हवा का चलना है। हवा नहीं चलेगी तो वर्षा भी नहीं होगी। मानसून कैसे आएगा? वो हवा के सहारे तो आता ही है। और कौन कौन से कारक हैं जो उन्हें गंभीर, जो उन्हें कभी समीर, कभी तेज हवा या तूफान में बदल देते हैं? वर्षा का क्या कारण है, समझते हैं। ये सभी प्रक्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जलवाष्प के बनने का परिणाम। दिन भर जब गर्मी पड़ती है तो जो हवा है वो गर्म हो जाती है। और आप जानते हैं गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है गर्म होने से, और फिर उसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा आती है। इस तरीके से हवा बहने लगती है। बारिश का क्या कारण है? आप जानते हैं पृथ्वी पर 25% भूमि और 75% जल है। तो जब सूर्य निकलता है गर्मी बढ़ने लगती है तो वो जल जो है भाप में बदलने लगता है, ऊपर की ओर जाता है और ऊपर जाकर वो बादल बनाता है। वो बादल हवा के साथ बहकर स्थल की ओर आते हैं जहाँ जमीन है और वर्षा होती है। ठीक है, तो इस कारण वर्षा, वर्षा का होना और हवा का चलना, ये सब वायुमंडल के ही कारण। ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों के ही बारे में बताया कि हवा कैसे बहती है और वर्षा किस प्रकार होती है। अब आता है वायु का प्रदूषण। आप देख रहे हैं बच्चों, वायु की जो गुणवत्ता है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इन दिनों में आप देखते हैं कि धुंध सा नजर आता है। ये कोहरा नहीं है सर्दियों में पड़ने वाला, नहीं, ये प्रदूषण। ये क्या है? प्रदूषण। अभी 2-3 दिन पहले तो काफी घना था ये, आज मैं देख रहा हूँ काफी कम है। तो ये कोहरा नहीं है, ये वायु में जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा आ गया है कि कुछ लोग किसान अपने खेतों में शायद चावल काटने के बाद जो बचता है उसे जला देते हैं, या त्योहार आ रहे हैं पटाखे छुटाते हैं, है ना। इनसे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ता है। पटाखे मत छुटाना बच्चों, दिवाली में छुटाना तो बस एक छुटा के अपना आनंद जो भी लेना है वो ले सकते, और ना छुटाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी किताब में नहीं लिखा हो पटाखे छुटाने, और जिस भगवान को आप मानते हो वो भी नहीं कहता कि पटाखे छुटाएं, कुछ नहीं। ठीक है ना। इस बार जितने पैसे के पटाखे जलाते हो किसी गरीब को मदद कर देना, आपके आसपास रहते हो वो भी, ताकि अच्छी दिवाली मना ले। 100 रुपये पटाखे जलाते हो तो 20 रुपये गरीब को दे देना, 80 रुपये अपने पास बचा लेना, जिससे हमारी वायु भी प्रदूषित नहीं होगी और हमारा त्यौहार भी अच्छा बनेगा। और गरीब जब आपको अच्छे अच्छे शब्द बोलेगा तो आपके मन को भी अच्छा लगेगा, और करके देखना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। त्यौहार जितनी खुशी होगी, ठीक है ना। जब आप किसी को कुछ देते हो तो अच्छा महसूस करते हो ना कि हमने कुछ दिया किसी को, चाहे किसी को भी दे, अच्छा लगता है। तो वायु प्रदूषण का मतलब है कि वायु में कुछ ऐसा आना जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो मुख्य रूप से जो प्रदूषण फैल रहा है वो कैसे फैल रहा है? वो फैल रहा है वाहनों से निकलने वाला धुआं सबसे बड़ा कारण, और दूसरा जैसे कि मैंने बताया
कुछ प्राकृतिक कारण भी है, जैसे जंगलों में आग लग जाती है, ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी फटता है तो उससे कुछ खराब गैसें निकलती है, ठीक है ना। इनसे क्या है कि वायु का प्रतिशत घटने लगेगा, अन्य गैसों का प्रतिशत बढ़ने लगेगा, और वो अन्य गैसें हमारे लिए हानिकारक है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, 78% है मैंने बताया, परंतु वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, वो हमारे अंदर जाकर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमें हानि पहुंचाती है। और आजकल लोग एसी का बहुत प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, लगभग हर गाड़ी में एसी होता है आजकल, और जब ये सड़क पर दौड़ती हैं तो बिना एसी चलाए गाड़ी में बैठना आसान नहीं। और एसी में जो गैस जलती है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब वो निकलते हैं एसी से तो वो हल्के होने के कारण ऊपर की ओर जाते हैं, और ऊपर भगवान ने हमें एक ओजोन की परत दी है जो हमें हानिकारक गैसों से बचाती है। ये उस ओजोन परत को खराब करते हैं, और अगर वो ओजोन परत हट गई, खराब हो गई, तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें सीधे हमारे ऊपर आएंगी, हमारी त्वचा से टकराएंगी, उसको जलाएंगी, खराब करेंगी, और कैंसर, त्वचा का कैंसर तक भी उत्पन्न हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग एसी का प्रयोग ना करें, पर एक निश्चित मात्रा में करें, जितना जरूरी है, ठीक है ना। अगर कमरा ठंडा हो जाए तो बंद करें, पंखा चलाएं, कम से कम और उचित प्रयोग करने का प्रयास करें, आपकी बिजली भी बचेगी और हानिकारक गैसों से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। आप देख रहे हैं कि जब ये अनावश्यक गैसें वायुमंडल में आती हैं, जो वर्षा होती है, तो वर्षा के पानी में घुलकर ये गैसें अम्ल भी बना देती हैं, अम्ल, और वो अम्ल हमारे पेड़ पौधों और बेचारे ना बोलने वाले जीवों और हमारी मकान की बाहरी परतें जो है उनको खराब करते हैं वो अम्ल, और हमारे ऊपर भी गिरेंगे तो हमें भी नुकसान पहुंचेगा, हमारे त्वचा में भी जलन उत्पन्न करेंगे। तो अब से लगभग 50 साल पहले और आज में ये देखा जा रहा है कि वर्षा के जल में अम्ल की जो मात्रा है बढ़ती जा रही है। ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है, इसे अम्ल वर्षा हम कहते हैं। तो बच्चों, हमें कुछ भी करके इस वायु प्रदूषण को रोकना है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को भी नियंत्रित करना है। उनसे कहा जाए कि पहले धुएं को फिल्टर करो, आप जो इसमें गंदी चीजें उन्हें किसी तरह से डिस्ट्रॉय करो, फिर निकालो आप इसको। और हम भी यही प्रयास करें। प्रयास ये होना चाहिए कि जब भी चीज कोई कूड़ा करकट हो उसे जलाएं, उसे गांव से दूर कहीं फेंकें या शहर से, या फिर अगर जगह है तो गड्ढा खोदिए और उसको दबा दीजिए। आपके घर पर भी अगर आसपास ऐसी व्यवस्था है कि गड्ढा खोद दिया जाए तो परमानेंट खोद के रखें, और उसे ढकने के लिए व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी बात है। कूड़ा करकट उसमें डालो और जब वो भर जाए तो साफ मिट्टी से उसे ढक दो। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे वो भी साफ मिट्टी ही बन जाएगा, फिर दूसरी गड्ढा खोदो। तो इस तरीके से हम प्रदूषण से बच सकते हैं, ठीक है ना। तो वायु जो कि एक हमारा जीवन है, इसे साफ रखो, कुछ ऐसा कार्य मत करो जिससे वो गंदी हो। हमारे तो काम आए, दूसरों के भी काम आए। तो आज आप इतना ही पढ़ें, इतनी बातें मैंने आपको सिखाई, बाकी बातें मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँ।